एवरीवन, मैं पूनम सैनी आपको आज इंग्लिश कराने वाली हूँ। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो रहने वाला है कंजक्शन का टॉपिक। ये ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया होगा, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई डाउट रह जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम जो टॉपिक करेंगे उसे इतने अच्छे तरीके से सीखें कि हमारा कोई डाउट बाकी ना रह जाए। बाकी यदि फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट बाकी है या कुछ आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हमारा कंजक्शन का टॉपिक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम कंजक्शन कहते किसे हैं, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, कारण क्या है। देखिए, कंजक्शन हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो आपके किन्हीं भी दो नाउन या प्रोनाउन शब्दों को आपस में जोड़ते हैं या फिर किन्हीं भी दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस में जो शब्द कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे शब्दों को हम कंजक्शन कहते हैं। अब बात करें कि कंजक्शन के यूज के हिसाब से अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में या इंग्लिश में सीखते हुए अगर हम उन्हें यूज करते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप इसे कितने तरीकों से पढ़ सकते हैं या उसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास रहेगी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सेकंड टाइप आपके पास रहेगी कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन। फिर थर्ड टाइप आपके पास रहेगी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि यूज के हिसाब से चाहे आप इसे भले ही प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें या इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक पढ़ने के हिसाब से पढ़े, तो उसके अकॉर्डिंग कंजक्शन की हम लोग तीन टाइप पढ़ने वाले हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके तीनों टाइप के कंजक्शन की कि तीनों टाइप के कंजक्शन में है क्या क्या आपके पास। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप है आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए, यदि शब्द पर जाएं तो शब्द के मीनिंग से हम देख पाएंगे कि कोऑर्डिनेट करना मतलब किसी का साथ देना। यानी कि मान लीजिए जैसे स्कूल में कुछ आपका एनुअल फंक्शन वगैरह कुछ होता था तो टीचर को स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगाते थे और ड्यूटी लगाने के बाद टीचर उन्हें 3-4 स्टूडेंट्स और साथ में असाइन करते थे। यानी कि टीचर ने बोला कि देखो ये तुम्हारे ग्रुप का लीडर है और तुम्हें इसको कोऑर्डिनेट करना है, यानी कि जो जो लीडर कहेगा वो आपको फॉलो करना है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे जिनका लेवल जो है वो आपस में सेम है, यानी कि या तो दोनों नाउन शब्द होंगे या दोनों प्रोनाउन शब्द होंगे, या सेंटेंस में जो बात चल रही है उस बात का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब हम इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इस टाइप में ना एक ट्रिक होती है आपके पास, फैन बॉयज। अब ये ट्रिक है किस लिए, क्या काम आएगी? ये ट्रिक काम आएगी इस टाइप के जुड़े हुए शब्दों को याद रखने में। यानी कि ये जो फैन बॉयज मैंने आपको लिखकर दिया है ये इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक है। यानी कि अब हम इन सभी से एक एक शब्द बनाएंगे। यानी कि एफ की बात करें तो एफ से आप बना सकते हैं 4, यानी कि एफ से आप 4 बना सकते हैं। ए से आप एंड बना सकते हैं। एन से आप नोर बना सकते हैं। बी से आप बट बना सकते हैं। ओ से आप और बना सकते हैं और यहाँ पर वाई से आप येट बना सकते हैं और एस से आप सो बना सकते हैं। तो ये थी इस टाइप के शब्दों को शॉर्टकट तरीके से याद रखने की ट्रिक आपकी, फैन बॉयज। एफ से 4, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। चलिए बात करते हैं इस टाइप से जुड़े हुए कुछ एक एग्जाम्पल्स की। तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से पहचानेंगे कि सेंटेंस देखते ही आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगानी है, कोरिलेटिव लगानी है या सबऑर्डिनेटिंग लगानी है। चलिए बात करते हैं इससे जुड़े हुए
एग्जाम्पल्स की। मैंने कहा कि लेवल सेम होना चाहिए, यानी कि जो भी दो शब्द हम इस्तेमाल करेंगे उन शब्दों का जो तरीका है लिखने का वो सेम होना चाहिए, वो अलग नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए मैंने आपसे कहा कि चाहे तो कोई दो नाउन हो सकते हैं, चाहे दो प्रोनाउन हो सकते हैं। इस तरीके से देखिए, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ आपके सामने। एग्जाम्पल है राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर कंजक्शन, एंड नाम की कंजक्शन आ चुकी है आपके सामने, ये देखिए। अब इससे पहले राम ये मेरा नाउन शब्द है, श्याम ये भी नाउन शब्द है। तो मैंने कहा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको तब इस्तेमाल करनी है जब सेंटेंस में जो बात कही गई है वहां पर बात है सेम लेवल पर, यानी कि बात होगी किन्हीं भी दो नाउन शब्दों के बीच में, किन्हीं भी दो प्रोनाउन शब्दों के बीच में, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपस में सेम लेवल पर है, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए कुछ भी सेंटेंस में। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब हम अपनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और सेंटेंस का यहाँ पर हिंदी में मीनिंग है कि राम और श्याम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। अब देखिए कभी कभार ना ऐसी सिचुएशन होती है कि इस टाइप में आप नाउन, एक नाउन को और एक प्रोनाउन को एक सेंटेंस में रख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, आप देखिएगा। ये देखिए यू एंड राम। अब देखिए यू कैसा शब्द है और राम कैसा शब्द है, देखकर बताइए जरा। यू एंड राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी तक मैं आपसे सिर्फ कह रही थी कि या तो हम दो नाउन को सेम रखेंगे या दो प्रोनाउन को सेम रखेंगे, पर ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर कभी कभार हम नाउन और प्रोनाउन का पेयर भी बना सकते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तब हम अपने जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसमें से एंड को उठाकर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी सिचुएशन होती उसके अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के फैन बॉयज में से किसी भी शब्द को उठाकर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते थे। यानी कि अब आपके पास कंडीशन हो गई दो नाउन साथ में रखने की, दो प्रोनाउन साथ में रखने की, या रेयर कंडीशन होगी तो वो होगी नाउन या प्रोनाउन की, या प्रोनाउन या नाउन की कह सकते हैं आप। तो ये थी हमारी पहली टाइप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाली टाइप। चलिए बात करते हैं अब हम हमारी सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप है हमारे पास कोरिलेटिव कंजक्शन। चलिए बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप है हमारे पास कोरिलेटिव कंजक्शन। चलिए देखते हैं कि ये टाइप हमसे क्या कहना चाह रही है। देखिए इस टाइप में हम जब भी शब्दों की बात करेंगे ना, यहाँ पर बात होगी सेम तरीके की। और सेम तरीके से मेरा मतलब है कि मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, साथ ही साथ उसी समय आप कोई या तो दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे तो आपका कोई दोस्त सेम एक्टिविटी कर रहा है, तो इंसान दो हो गए और लेवल ऑफ एक्टिविटी वही सेम रहा। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब हम इस टाइप से जुड़े हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने सीखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में फैन बॉयज नाम की ट्रिक थी, सभी शब्दों से एक एक शब्द बन रहा था। अब हम सीख रहे हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। तो यहाँ पर आपस में जितने भी शब्द होंगे वो सभी के सभी शब्द आपको पेयर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कैसे कैसे पेयर देखने को मिल सकते हैं आपको। जैसे आपके पास पेयर हो सकता है ईदर और का, नीदर नोर का, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और ये मैं शब्द जितने भी आपको लिखकर दे रही हूँ सभी पेयर में आएंगे। पेयर से मेरा मतलब है इधर से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, या इधर से नहीं होगी तो उससे पहले कुछ हिस्सा लिखा हुआ मिल सकता है,
फिर बीच में इधर आएगा, और ये जो स्पेस छोड़ा है ये सेंटेंस के बाकी हिस्से के लिए छोड़ा है मैंने, और फिर यहाँ पर वो हिस्सा आने के बाद ये और लिखा जाएगा, और लास्ट में बचा हुआ हिस्सा फिर आएगा। जैसे मैं कहूँ, ये देखिए, इधर राम और श्याम इज माय फ्रेंड। तो ये देखिए, इस तरीके से कह रही थी मैं आपसे कि इधर से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, फिर बीच में कुछ लिखा होगा, फिर और लगा होगा, और फिर कुछ लिखा होगा और के बाद। तो इस तरीके से हम इन सभी पेयर्स का इस्तेमाल करते हुए इस टाइप को सीखेंगे, कोरिलेटिव कंजक्शन को सीखेंगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की, कि नेक्स्ट शब्द क्या होगा हमारे पास। चलिए, हम बात कर रहे थे शब्दों की। इधर और था हमारे पास, नीदर नोर था, नॉट ओनली बट ऑल्सो था। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे टाइप नंबर 2 की, कोरिलेटिव कंजक्शन की। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने भी शब्द आएंगे सभी के सभी शब्द हमें पेयर में देखने को मिलेंगे। देखिए जैसे इस तरीके से, इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, या फिर हम यहां पर कर सकते हैं हार्डली, स्कार्सली, बेयरली। ये तीनों ही जो शब्द हैं ये अपने आप में नेगेटिव शब्द हैं, और इन तीनों का ही पेयर आप व्हेन के साथ बनाएंगे, यानी कि हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन, बेयरली व्हेन। इस तरीके से इन तीनों का ही जो पेयर है वो आप व्हेन के साथ बनाएंगे। चलिए बात करते हैं फिर हमारे नेक्स्ट शब्दों की, कि नेक्स्ट शब्द क्या होंगे हमारे पास। इधर और हो सकता है, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, और भी बहुत सारे पेयर हैं जो आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि एक शब्द और है आपके पास जो आप यहाँ पर रख सकते हैं, नेक्स्ट जो पेयर है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे आपके पास है सो और एज का पेयर, एज का पेयर, सच, दैट का पेयर, इस तरीके से सो दैट का पेयर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जितने भी शब्द रखेंगे सभी शब्दों का पेयर में ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, आपको कैसे सिचुएशन समझ में आएगी, आपको कैसे सेंटेंस में पता चलेगा कि कौन सा पेयर मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इधर और के पेयर की। इधर और का पेयर आप जब भी इस्तेमाल करेंगे इसका इस्तेमाल आपको करना है दो के बीच में चॉइस करते हुए, यानी कि आप कहते हैं कि या तो राम मेरा फ्रेंड है या श्याम मेरा फ्रेंड है। तो जब इंग्लिश में आप इसे सेंटेंस को लिख के दिखाते हैं तो आप कहते हैं इधर राम और श्याम इज माय फ्रेंड। तो इस कंडीशन में देखिए आपने दो की बात करी और दो का नाम आते ही या कहा आपने, तो राम और श्याम दोनों में से कोई एक मेरा फ्रेंड है, तो आप इस्तेमाल करेंगे इस पेयर का, इधर और का। फिर बात करते हैं नीदर नोर। अब ये पेयर इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंस में, यानी कि ना की सेंस में। तो इसका जब भी आपको इस्तेमाल करना है आपको मना करते हुए इस्तेमाल करना है। तो इसको आप दो के बीच में ही इस्तेमाल करेंगे, पर करेंगे मना करने के लिए, यानी कि ना तो राम और ना ही श्याम मेरे दोस्त हैं। तो आप सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए बोलेंगे नीदर राम नोर श्याम आर माय फ्रेंड, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इस पेयर का ज्यादातर इस्तेमाल आप तब करते हैं
जब आपके पास एक चीज पहले से ही है और उसके साथ साथ आपके पास दूसरी भी है, यानी कि आप कहते हैं कि मेरे पास ना सिर्फ बाइक है बल्कि मेरे पास गाड़ी भी है। तो इस सेंटेंस को यदि आप इंग्लिश में बोलना चाहे तो आप बोलेंगे कैसे, ये लिखेंगे कैसे, आई हैव नॉट ओनली अ कार बट ऑल्सो ए बाइक। इस तरीके से जब आपके पास पहले से ही कोई चीज है और उसके साथ साथ दूसरी चीज भी है आपके पास, तो तब उस कंडीशन में हम इस पेयर का इस्तेमाल करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। फिर बात करते हैं नो सूनर और देन। अब इस पेयर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें बताना हो जैसे ही वैसे ही, इस तरीके के शब्दों का जब सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाता है तब हम इन शब्दों का या इन पेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है आपके पास कि जैसे ही डॉक्टर आया, जो मरीज था, जो पेशेंट था, वह मर गया। तो जैसे ही डॉक्टर एंटर हुआ वैसे ही पेशेंट मर गया। एक के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पर सेम एक्टिविटी हुई है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब आप नो सूनर और देन का पेयर इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप जैसे देखिए, मान लीजिए आप स्टेशन पर पहुंचे हैं तो आप कहेंगे कि जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही गाड़ी आ गई। तब आप इस पेयर में इसका इस्तेमाल करेंगे, नो सूनर और देन का पेयर। चलिए बात करते हैं फिर हार्डली, स्कार्सली और बेयरली, इन तीनों शब्दों की। अब ये जो तीनों शब्द हैं, ये तीनों शब्द अपने आप में नेगेटिव शब्द हैं। इनका आपको जब भी पेयर बनाना है तो पेयर बनाते हुए आप इनका इस्तेमाल करेंगे इस शब्द के साथ, यानी कि व्हेन के साथ। और एक और बात, अब ये तीनों शब्द अपने आप में नेगेटिव हैं तो सेंटेंस में यदि कंजक्शन के टॉपिक से आपको एरर दिया जाता है, फाइंड द एरर वाले टॉपिक में वहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन तीनों शब्दों के साथ हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली, इन तीनों शब्दों के साथ कभी भी आपको नॉट यूज नहीं करना है। मैं यहां पर लिख देती हूं आपको, डू नॉट यूज एनी नेगेटिव वर्ड विद दीज थ्री। इन तीनों के साथ कोई भी नेगेटिव शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, तीनों में से कोई भी सेंटेंस में आपको दिया हुआ है और सेंटेंस के फिर किसी और हिस्से में आपको नोट लगा कर दिया हुआ है, तो मतलब सेंटेंस में एग्जामिनर ने मिस्टेक की हुई है और आपसे एरर ढूंढने के लिए कहा है। इन तीनों शब्दों के साथ कभी भी नोट नहीं लगता है, क्योंकि ये तीनों ही जो शब्द हैं वो अपने आप में ऑलरेडी नेगेटिव शब्द हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की, सो एज, एज, सच दैट, सो दैट। अब बात करते हैं सो एज की। सो एज और एज, ये ना मिलते जुलते से पेयर हैं। इनका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप किसी का ना कंपैरिजन कर रहे होंगे और कंपैरिजन होगा सेम लेवल पर डिफरेंस ये होगा कि ये जब कंपैरिजन होगा ना, ये कंपैरिजन होगा पॉजिटिवली, सॉरी, ये कंपैरिजन आप करेंगे नेगेटिवली, और एज ये आप करेंगे पॉजिटिवली। यानी कि इन दोनों पेयर का आपको जब भी इस्तेमाल करना है तो कंपैरिजन का जो पॉइंट होगा वो पॉइंट सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है वह उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो देखिए पॉइंट ऑफ जो आपने कंपैरिजन किया वो किसका कंपैरिजन था, इंटेलिजेंसी का। आपने कहा कि आप जितने इंटेलिजेंट है आपका जो दोस्त है वो भी उतना ही इंटेलिजेंट है, तो पॉजिटिव कंपैरिजन हुआ, सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव सेंस नहीं है, तो आप पेयर इस्तेमाल करेंगे एज का, यानी कि आप बोलेंगे माई फ्रेंड इज एज इंटेलिजेंट एज आई, इस तरीके से। फिर बात करते हैं सो एज के पेयर की। अब यहाँ पर भी मैंने आपसे कहा कि कंपैरिजन होगा और कंपैरिजन का जो पॉइंट होगा वो सेम लेवल पर होना चाहिए। तो बात करते हैं कि अब यहाँ पर कंपैरिजन नेगेटिवली कैसे होगा। नेगेटिवली ऐसे होगा कि आप अपने आप को ऊपर दिखाएंगे और दूसरे को नीचे दिखाएंगे। जैसे आप कहते हैं कि मेरा जो दोस्त है या जो मेरी जो सहेली है वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि मैं हूँ। तो देखिए जब ऐसी कंडीशन होगी तब आप सो और एज का पेयर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप कहेंगे माई फ्रेंड इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज आई।
अब देखिए नोट आ गया शब्द और सो भी आ गया, तो ये जो पेयर है ये आप नेगेटिवली कंपैरिजन करते हुए इस्तेमाल करते हैं, और एज का जो पेयर है ये आप पॉजिटिवली कंपैरिजन करते हुए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं सच दैट और सो दैट के पेयर की। अब ये दोनों भी मिलते जुलते से पेयर हैं, बस इतना है कि सो दैट का पेयर हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम पहले कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीजन देते हैं, और सच दैट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें पहले से कोई घटना घट चुकी है और हम उसी का एग्जाम्पल लेते हुए कोई बात कर रहे होते हैं, तब हम सच दैट के पेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारी टाइप नंबर 2 कोरिलेटिव कंजक्शन। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर बात करते हैं हमारी टाइप नंबर 3 की। अब टाइप नंबर 3 है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, चलिए बात करते हैं हमारी टाइप नंबर 3 की, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अभी तक हम दो टाइप पढ़ चुके हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग में हमने सीखा कि जो भी शब्दों का या बातों का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। फिर हमने सीखा कोरिलेटिव कंजक्शन, जहां पर हमने बात करी कि जो लेवल ऑफ हमारा जो उसमें थॉट होगा, जो बात करने का तरीका होगा वो सेम होना चाहिए, बस उन्हें जोड़ने के लिए सेंटेंस में हमें पेयर वाले शब्दों की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं हमारी टाइप नंबर 3 की, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। अब यहाँ पर जो बात होगी ना, यहाँ पर बात होगी सेंटेंस के किन्हीं भी दो हिस्सों के बीच में। अब उन दो हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए हमें जिन शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, या हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए मैं एग्जांपल लिखकर दे रही हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। अब देखिए, राम said that he should buy a new car। अब राम ने कहा कि उसे एक नई कार खरीद लेनी चाहिए। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास सेंटेंस में कई सारे हिस्से हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको जब भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को बाकी दोनों टाइप से अलग करके समझना हो, या आपको डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा हो, तो इसका एक तरीका है समझने का कि आप कैसे समझ पाएंगे जो सेंटेंस है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का सेंटेंस है। तो उसके लिए ये देखिए, ये जो हिस्सा है, राम ने कहा, क्या कहा और किससे कहा? राम सेड दैट ही शुड बाय ए न्यू कार। अब देखिए सेंटेंस को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया है। अब 3 हिस्सों में बांटने से क्या हुआ कि ये जो है राम सेड, जो राम ने कहा है, ये है आपका मेन क्लोज। ये हो गई आपकी कंजक्शन। ही शुड बाय ए न्यू कार, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। ये देखिए इस तरीके से सेंटेंस जब अलग अलग हिस्सों में बटा होता है। अब यहाँ पर मेन क्लोज, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज से कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, कंफ्यूजन हो रही होगी। चलिए हम इसे थोड़ा सा साधारण भाषा में सीखते हैं। अब साधारण भाषा में मेरा मतलब है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जब भी बात होगी ना, उसमें सेंटेंस के आपको 2 हिस्से को देखने को मिलेंगे। एक आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब डिपेंडेंट से मेरा मतलब है कि सेंटेंस का आपका वो हिस्सा जो किसी दूसरे हिस्से पर डिपेंड कर रहा है अपने आप को पूरा दिखाने के लिए। अब जैसे देखिए, राम सेड, राम ने कहा, एक ही एक्टिविटी हो गई यहाँ पर। ही शुड बाय ए न्यू कार, उसे एक नई कार खरीद लेनी चाहिए, एक ये हिस्सा हो गया। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर जो ये पहला हिस्सा है और जो आखिरी हिस्सा है, यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा आपके अकॉर्डिंग एक डिपेंडेंट क्लोज है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज है? उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा इजीली समझ में आ पाएगा।
चलिए बात करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज की। अब यहाँ पर ये जो पहला हिस्सा है, मैंने आपको अब एक्सप्लेन किया कि डिपेंडेंट क्लोज वो वाला क्लोज होगा जो सेंटेंस में किसी दूसरे हिस्से पर डिपेंड करता होगा, यानी कि उसमें 3-4 शब्द तो लिखे होंगे पर उन्हें जोड़ने पर सेंटेंस का कोई पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा होगा। फिर दूसरा हिस्सा मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट क्लोज, ऐसा क्लोज जिसमें शब्द भले ही कम हो पर वो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस दे रहा होगा बिना किसी दूसरे सेंटेंस के सहारे के। तो अब उसी के अकॉर्डिंग ये देखिए, राम ने कहा, तो ये तो है हमारा डिपेंडेंट क्लोज। क्या कहा हमें पता नहीं, डिपेंडेंट क्लोज कह सकते हैं आप इसे। और ही शुड बाय अ न्यू कार, उसे एक नई कार खरीद लेनी चाहिए, ये बात अपने आप में कंप्लीट है, पूरी है, तो इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज। ये देखिए इस तरीके से, यदि आपको मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज समझ में नहीं आते हैं तो आप इस तरीके से भी सेंटेंस को समझ सकते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज से। डिपेंडेंट क्लोज सेंटेंस का वो हिस्सा जो किसी दूसरे हिस्से पर डिपेंड है अपने पूरे मीनिंग को दर्शाने के लिए। इंडिपेंडेंट क्लोज सेंटेंस का वो हिस्सा जो अपने आप में कंप्लीट है, भले ही उसमें शब्द कम हो या बिल्कुल ना के बराबर हो तो भी वो अपने आप में अपनी पूरी बात कह रहा होगा, तो उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज। फिर बात करते हैं कि यहाँ पर अब इस टाइप में किन किन शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ पर कौन कौन से शब्द लिख सकते हैं। अभी तक हमने जो शब्द पढ़े थे वो शब्द हमारे पास थे, पहले तो हमने फैन बॉयज वाली ट्रिक करी, फिर उसके बाद हमने पेयर्स में शब्दों का इस्तेमाल किया, अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो शब्द हमारे होंगे तो सिंगल ही, इंडिविजुअल ही, पर शब्द यहाँ पर अलग अलग सेंस में अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किए जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, इस तरीके के शब्दों का। ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं बिकॉज, एज, इवन इफ, बिकॉज, एज, इवन इफ, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिंस, आप यहाँ पर देन का इस्तेमाल कर सकते हैं, THAN वाले देन का, या आप यहाँ पर दो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अनटिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर अनलेस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, यहाँ पर अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, या आप यहाँ पर कह सकते हैं व्हेन हो गया, वेयर हो गया, वाइल हो गया, व्हेन, वेयर, वाइल, या आप कर सकते हैं यहाँ पर इवन दो। बहुत सारे शब्द देखने को मिल सकते हैं आपको यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट शब्द इस्तेमाल होंगे आपके। जैसे कि आप यहाँ पर कर सकते हैं एज लॉन्ग एज, एज मच एज, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर एवर, वेयर एज, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं एज इफ, या और यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर दैट, इस तरीके के शब्दों का। तो इस तरीके के बहुत सारे शब्द होंगे जो आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाले टाइप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फिर से कंपैरिजन करते हुए तीनों टाइप को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप हमने सीखी थी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में मैंने आपको कहा था कि जो भी बात करने का तरीका होगा, बात करने का जो लेवल होगा वो सेम लेवल होना चाहिए,
यानी कि बात होगी या तो दो नाउन के बीच में या दो प्रोनाउन के बीच में, या फिर रेयर चांस हुआ तो कभी कभार नाउन प्रोनाउन आपस में इकट्ठे भी आ सकते हैं। फिर वहाँ पर हमने एक शॉर्ट ट्रिक की थी फैन बॉयज़ की, सभी से हमने एक एक शब्द बनाया था, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो, फैन बॉयज़ की ट्रिक की थी। फिर हमने सेकंड टाइप में सीखा था कोरिलेटिव कंजक्शन, वहाँ पर हमने बात जो की वो बात की पेयर्स की, यानी कि शब्द जो इस्तेमाल हम वहाँ पर कर रहे थे वो पेयर्स में इस्तेमाल कर रहे थे, और वहाँ पर मैंने एक एक शब्द को अलग से एक्सप्लेन कर भी बताया आपको। फिर हमने बात करी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, और वहाँ पर ये इन शब्दों को पढ़ा हमने। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आपके पास शब्द थे ऐसे शब्द जो आपको सेंटेंस में तब इस्तेमाल करने हैं जब सेंटेंस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर डिपेंड होता है, यानी कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज से जुड़ी हमने बात की। डिपेंडेंट क्लोज सेंटेंस का वो हिस्सा होगा जो किसी दूसरे हिस्से पर अपने आप को पूरा मीनिंग दिखाने के लिए डिपेंड कर रहा होगा, और इंडिपेंडेंट क्लोज वो हिस्सा होगा सेंटेंस का जो अपने आप में पूरा है, भले ही उसमें शब्द थोड़े हो या ज़्यादा हो वो डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप में ही कंप्लीट होगा, पूरा मीनिंग दे रहा होगा। फिर हमने उसी टाइप के जुड़े हुए इन शब्दों की बात की। इन सभी शब्दों का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास सेंटेंस होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। तो ये थी हमारी कंजक्शन से जुड़ी हुई आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। बाकी यदि आपको कोई डाउट है या क्लास के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या कमेंट लिख सकते हैं और बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।